बच्चों अपन बात कर रहे थे सार्वजनिक ऋण की। और इसमें अब आज अपन देखेंगे कि सार्वजनिक ऋण के भुगतान के क्या-क्या तरीके हैं। तो सार्वजनिक ऋण के भुगतान या शोधन का दायित्व ऋण लेने वाली सरकार पर होता है। कभी-कभी ऋण का भुगतान करने के समय तक ऋण लेने वाली सरकार बदल जाती है, किंतु नई सरकार के लिए पहले लिए गए ऋणों का भुगतान करना एक सम्मानपूर्वक दायित्व है जिसे निभाना आवश्यक होता है। ऋण न चुकाने से सरकार की साख गिर जाती है और बाद में आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तो सार्वजनिक ऋण को चुकाने के मुख्य उपाय हम देखें तो सबसे पहला है अधिक के आगम का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस रेवेन्यू। ऋण चुकाने का एक सरल और प्राचीन तरीका ये है कि सरकार को बजट में से व्यय करने के पश्चात जितनी बचत होती है उसका उपयोग ऋण चुकाने के लिए कर लिया जाए। सरकार की कर आदि साधनों से प्राप्त आय सार्वजनिक व्यय की राशि से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाता है, परंतु आधुनिक परिस्थितियों में यह उपाय कार्यशील नहीं रह गया है, क्योंकि अधिक वाले बजट बनाना साधारणतया संभव नहीं है। यदि बजट में आधिक्य हो भी तो ये महत्वहीन है कि ऋण को कम करने में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। दूसरा है वार्षिकी वृत्ति या टर्मिनल एन्युटीज। सरकार अपने स्थायी ऋणों का भुगतान वार्षिक किश्तों के रूप में कर सकती है। प्रतिवर्ष कुछ निश्चित धनराशि वार्षिकी के रूप में ऋणदाताओं को चुकाने के लिए बांधी जाती है। जितने वर्षों तक सरकार यह वार्षिकियाँ चुकाती रहती है, सरकारी अर्थकोष पर अधिक भार रहता है। तीसरा है ऋण परिवर्तन या कन्वर्जन ऑफ लोन्स। पुराने ऋणों को नए ऋणों के माध्यम से चुकाने का तरीका ऋण रूपांतरण या ऋण परिवर्तन कहलाता है। किसी ऋण के भुगतान की तिथि आने पर सरकार एक नया ऋण लेने की घोषणा करती है। पुराने ऋणदाताओं को नए ऋण पत्र अथवा बॉन्ड खरीदने का अधिकार दिया जाता है। यदि वे इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं तो दूसरे से ऋण लेकर पिछले ऋणों को चुका दिया जाता है। यदि सरकार ने ऊंची ब्याज दरों पर ऋण ले रखा है और अब बाजार में ब्याज दरें गिर गई है तो ऋण परिवर्तन के द्वारा कम ब्याज पर नया ऋण लेकर पुराना ऋण चुका दिया जाता है। चौथा है ऋण परिशोधन कोष, सिंकिंग फंड। ऋणों का भुगतान करने के लिए सरकार एक ऋण परिशोधन कोष स्थापित करती है, जिसमें प्रतिवर्ष का धन इकट्ठा होता रहता है। जब ऋण के भुगतान का समय आता है तो इस कोष में मूलधन और ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। सर्वप्रथम यह रीति इंग्लैंड में पिट के समय में अपनाई गई थी। नेक्स्ट है ऋण निषेध, डेट रिपुडिएशन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार किसी विशेष ऋण की रकम का भुगतान करने से इनकार कर दे और ऋण का शोधन हुआ मान लिया जाए। यह एक गंभीर स्थिति है और प्रायः तभी उत्पन्न होती है जब किसी राजनीतिक क्रांति के पश्चात नई सरकार स्थापित हुई हो, परंतु अधिकांश राजनीतिज्ञ इस तरीके को उचित और न्यायसंगत नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है पूंजी कर, कैपिटल लेवी। जब सरकार विभिन्न प्रकार के नए कर लगाने अथवा पुराने करों की दरों में वृद्धि करने में समर्थ होती है तो एक निश्चित मात्रा में पूंजी अथवा संपत्ति रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाकर आय प्राप्त कर ली जाती है। ऐसे कर एक बार ही लगाए जाते हैं तथा भारी मात्रा में होते हैं। प्रथम महायुद्ध काल में सुझाव दिया गया था कि युद्ध काल में लिए गए सरकारी ऋण का भुगतान करने के लिए जनता पर पूंजी कर लगाना चाहिए। पूंजी कर के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। पूंजी कर के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, जैसे पूंजी कर से प्राप्त धन इतना पर्याप्त होता है कि ऋणों का भुगतान सरलता से हो जाता है। युद्ध जनित ऋणों का भुगतान युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद पूंजी कर लगाकर चुका देना हितकर होता है। उस समय पूंजी कर लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां भी अनुकूल होती हैं। पूंजी कर समता के सिद्धांत के अनुकूल है क्योंकि इसका भार धनी वर्गों पर पड़ता है, जिससे युद्ध काल में
अधिक लाभ का जिन्होंने युद्धकाल में अधिक लाभ कमाया है। निर्धन वर्ग पर ऋण चुकाने का भार डालना उचित नहीं है। प्रशासन की दृष्टि से इस प्रकार का कर लगाना बिल्कुल व्यवहारिक और ये करदान क्षमता सिद्धांत के अनुकूल है और इससे मुद्रास्फीति का प्रभाव कम होता है। पूंजी कर लगाने का तरीका युद्ध जनित ऋणों के भुगतान के लिए उपयोगी हो सकता है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में पूंजी कर लगाने से अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे इससे देश में पूंजी निर्माण, उद्योग और व्यापार को हानि होगी। पूंजी कर के कारण मनुष्य की कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये मितव्ययिता के प्रति दंड है। लोगों द्वारा विदेशी पूंजी के स्थानांतरण करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे देश में पूंजी की कमी हो जाती है, विदेशी निवेशों में कमी होती है। अनेक प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न इससे हो जाती हैं। पूंजी का सही मूल्यांकन करना कठिन होता है। कोलविन समिति ने कहा कि पूंजी कर का यथोचित स्वागत भी किया जाए तो भी इससे ऋण मुक्ति का जो लाभ मिलेगा वह इतने बड़े, कठिन और जोखिमपूर्ण प्रयोग के अनुरूप नहीं होगा। अब हम देखें सार्वजनिक ऋण की सीमाएं। किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा सरकार की ऋण प्राप्त करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। सरकार को व्यक्ति की अपेक्षा अधिक परिमाण में तथा दीर्घ काल के लिए ऋण प्राप्त हो सकता है। सरकार द्वारा आंतरिक ऋण, विदेशों से प्राप्त ऋण तथा स्वयं घाटे का बजट बनाकर ऋण प्राप्त किया जाता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार इन साधनों से अनिश्चित मात्रा में ऋण प्राप्त कर सकती है। सार्वजनिक ऋण की कुछ सीमाएं हैं जिनको हम देखें तो सबसे पहले हम आंतरिक ऋणों की सीमाओं की बात करें। सरकार द्वारा आंतरिक ऋण कितनी मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं, ये अनेक बातों पर निर्भर करता है, जिनमें मुख्य हैं लोगों की बचत शक्ति सीमित होने पर आंतरिक ऋण भी सीमित मात्रा में ही प्राप्त हो सकते हैं। बचत की मात्रा प्रति व्यक्ति आय तथा उपभोग स्तर पर निर्भर करती है। यदि देश में उद्योग, व्यापार और बैंकिंग व्यवसाय विकसित नहीं है तथा देश में निवेश क्षमता नीची है तो पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक ऋण प्राप्त नहीं हो सकेगा। सरकार की आर्थिक नीति का भी ऋण की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में ऋण तभी प्राप्त हो सकते हैं जब सरकार की आर्थिक नीति विकासवादी हो और जनता का उस नीति में विश्वास हो। फिर सरकार ने पहले कितनी मात्रा में ऋण ले रखा है और उसका भुगतान किस प्रकार किया जाता रहा है, इस पर भी सरकार की ऋण प्राप्त करने की शक्ति निर्भर करेगी। देश में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, शांति और सुरक्षा के अभाव में सरकार अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त नहीं कर सकती है। प्रशासकीय योग्यता और क्षमता भी सरकार के ऋण लेने की क्षमता पर प्रभाव डालती है। अब हम विदेशी ऋणों की सीमाओं की बात करें तो विदेशों से ऋण प्राप्त करते समय अनेक समस्याएं आती हैं, जैसे विभिन्न मुद्राएं, विनिमय प्रतिबंध एवं नियम, ब्याज दरों की भिन्नता, बैंकिंग सुविधाओं की भिन्नता आदि। ऋणदाता देश ऋण देने के पूर्व ऋणी देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति तथा प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करता है। परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर ऋण प्राप्त करना कठिन है। ऋण चाहने वाले देश की आर्थिक नीति से संबंधित कुछ बातें उसकी ऋण प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, जैसे ऋण का उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जाना है अथवा अन्य विकास कार्यों के लिए। देश में मौद्रिक स्थिरता की स्थिति कैसी है, देश में उत्पादकता की सामान्य दर क्या है और आर्थिक विकास की संभावनाएं कितनी हैं, सरकार की आय व्यय की स्थिति तथा ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है, सरकार की मुद्रा और बैंकिंग नीति कैसी है तथा देश में ब्याज की सामान्य दर क्या है। अब हम हीनार्थ प्रबंधन की बात करें तो बजट के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा जारी करके स्वयं ऋण का निर्माण करती है। इस नीति को हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं।
इस नीति का प्रयोग भी केवल तभी किया जा सकता है जब तक कि इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न नहीं होती है। एक निश्चित सीमा के पश्चात हीनार्थ प्रबंधन अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो कोई भी सरकार सार्वजनिक ऋण पर अनिश्चित सीमा तक निर्भर नहीं रह सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि सार्वजनिक ऋण केवल विषम परिस्थितियों में ही वित्तीय साधन प्राप्त करने का एक उचित उपाय समझा जाना चाहिए। अब अपन आगे कल देखेंगे।